हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन और आप देख रहे हैं 10 कदम सीरीज़। आज के 10 कदम सीरीज़ का क्वेश्चन सेशन आई होप आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस पर फटाफट से क्लिक कर लीजिए और आज का क्वेश्चन सेशन आपको दिख जाएगा। क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक है या आज का जो सब्जेक्ट है बेसिकली दैट इज़ पावर सिस्टम्स। हाँ जी, आज पावर सिस्टम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन के वीडियो अगर आपने देख लिया है तो अब आप पहुंच चुके हैं सोल्यूशन वीडियो पर। सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको आंसर की मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको पूरा का पूरा टाइम फ्रेम मिल जाएगा। आपको जो स्पेसिफिक सवाल देखना है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक, अब बिना देरी किए आज का सोल्यूशन सेशन जो है उसको मैं करता हूँ स्टार्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कौन से टॉपिक से आया हुआ था। पहला सवाल जो था हमारा दैट वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है गिवन ऑप्शंस में से, ये आपको पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसको पहले समझते हैं। पहले बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स का कारण समझते हैं, इसको बंडलिंग करते क्यों है, रीजन क्या है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे बंडलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसे सिंगल कंडक्टर्स ना यूज़ करके हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या बंडल्स के फॉर्म में ऐसा यूज़ करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है नॉर्मली जब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब एसी सप्लाई का केस देखते हैं तो वहाँ पे स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और स्किन इफेक्ट की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये ऑकर होता है कि स्किन इफेक्ट की वजह से आपके कंडक्टर का जो यूजफुल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम हो जाता है। करंट की आप सप्लाई कर रहे हो, आपका यूजफुल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और भी इसके यूजेस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको क्या बताया, टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ स्किन इफेक्ट। ठीक है, स्किन इफेक्ट इन द केस ऑफ एसी ऑब्वियसली, जो एसी सप्लाई के कंडीशन पर जो होता है। दूसरी दिक्कत क्या रहती है, अच्छा इससे और क्या क्या बेनिफिट होता है। देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर्स या बंडल कंडक्टर्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडक्टेंस ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है। कैसे, देखिए इंडक्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, इंडक्टेंस को हम लोग शो करते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग जी एम डी अपॉन जी एम आर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जी एम आर की वैल्यू बढ़ती हुई मिलती है, जी एम आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंडक्टेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इंडक्टेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस कम हुआ, और तीसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बढ़ गया। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है वो वहां पर आपको क्या मिला, इंक्रीज होता हुआ मिला। अब इससे बेनिफिट क्या है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, भाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है दैट विल आल्सो रिड्यूस। ये सब शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन पर्टिकुलर टॉपिक से भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ऑन बंडल्ड कंडक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी यहां से घट गया। कैपेसिटेंस जो है इसका क्या हुआ, कैपेसिटेंस कम नहीं हुआ दोस्त, कैपेसिटेंस जो है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंडक्टेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होगा ये रिड्यूस हो गया यहाँ पर। तो ये सारे बेनिफिट्स। अच्छा इससे और क्या हो जाता है भाई, इससे और क्या वेरिएशन है, तो जो वोल्टेज ग्रेडियंट है, जो वोल्टेज ग्रेडियंट है, फील्ड की इंटेंसिटी है, ये रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक, अब रिड्यूस्ड फील्ड अगर रिड्यूस्ड फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं कि ठीक है सर फील्ड इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो गई, बट इससे हमको क्या फ़ायदा है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारा वी सी डी होता है, वी सी डी मतलब ये वी सी डी जिसको कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, ये वी सी डी की वैल्यू जो होती है ये बढ़ती है। और अगर वी सी डी बढ़ रही है तो ये मान के चलेगा कि कोरोना लॉसेस जो है, कोरोना लॉसेस जो है ये रिड्यूस हो जाएगा आपके पास। ये भी एक और बेनिफिट है आपके पास, है ना। तो इन बंडल कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके एक ये बेनिफिट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको सभी पॉइंट्स पर लेके चलता हूँ, अब पॉइंट्स को एनालाइज कर लीजिए एक बार और देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है वोल्टेज स्ट्रेस एट द कंडक्टर सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द बंडल्ड कंडक्टर्स। राइट है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। कोरोना लॉस इज स्मॉलर बाय यूजिंग द बंडल्ड कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन सेज कि करंट कैरिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड इन द बंडल्ड कंडक्टर्स एज कंपेयर टू द सिंगल कंडक्टर ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। गलत बात दिया हुआ है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, और इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। The line having bundled conductors is less liable to cause radio interference, radio interference। ठीक, बढ़िया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस का सीन जो है वो दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये भी राइट है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बिना देरी किए। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पावर सिस्टम का आ चुका है ऑन स्क्रीन। ये तो थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन इसका सबसे पहले। यस, ये क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन इज 1440 मेगावाट आवर पर डे। अब फिर बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इफ इट्स लोड फैक्टर इज 0.5। लोड फैक्टर आपको 0.5 दे दिया, अगर परसेंटेज में दिया होगा तो भी आप इसी फॉर्म में ले आइएगा, और यहाँ फिलहाल सही फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले तो कंडीशन समझिएगा लोड फैक्टर की। लोड फैक्टर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो लोड फैक्टर इज गिवन एज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर जो है इसको हम लोग किस फॉर्म में बताते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड के फॉर्म में। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा सपोज कर लीजिए कि जैसे मान के हमारे पास ऐसे कुछ घर हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ऐसे सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे 10-12 घर जो है ऐसे रो में लगे हुए हैं। अब एक घर का जो मैक्सिमम डिमांड है वो सपोज कर लीजिए 1.5 किलोवाट का है, किसी घर का जो है वो 2.5 किलोवाट का या 2 किलोवाट्स का है, किसी घर का 3 किलोवाट्स का है। इस टाइप का कुछ मैक्सिमम डिमांड है एक एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन क्या ये हर समय अपने मैक्सिमम कंडीशन पर ही वर्क कर रहे हैं क्या, हर समय उतने लोड पर ही काम करेगा? जरूरी नहीं है ना। हो सकता है ये 500 वाट पर काम कर रहा हो, ये 700 वाट पर काम कर रहा हो, इनके यहाँ पे 1000 वाट का कंजम्पशन चल रहा हो इस समय। जरूरी नहीं है कि अपने मैक्सिमम पर चले। तो इसीलिए एवरेज लोड जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहती है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम डिमांड। ठीक, और ऐसा होने की वजह से आपका लोड फैक्टर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये सोच करके बताइए। लोड फैक्टर की वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी होगी फिर या 1 से छोटी होगी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन एवरेज लोड जो चल रहा होता है वो उससे कम ही रहेगा हमेशा। और ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैक्सिमम 1 तक जाएगा आइडियल कंडीशन में, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दैट इज ऑलवेज लेस। तो इसीलिए आपके लोड फैक्टर की वैल्यू इज हमेशा लेस देन 1 ऑलवेज। ठीक है, ये एक जनरल सी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। कभी क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया आपको लोड फैक्टर से जुड़ा हुआ, तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक फंडा आपको पता रहना चाहिए। तो ये आइडियली आप समझ गए इसके कंडीशंस को। ठीक, तो एवरेज लोड अपना हमेशा स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड, इसलिए ये कंडीशन आ जाती है। अच्छा, तो और लोड फैक्टर को जब हम बताते हैं तो एवरेज लोड फॉर अ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड का भी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, तो इंटू टी के फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर वही फंडामेंटल मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से पहले से इस चीज़ को ब्रीफ कर दिया। ठीक, चलिए अब लोड फैक्टर से और क्या पता लगाते हैं और क्या काम आता है। जो हम पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पर यूनिट एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं, उसको जनरेट करने में कितने का कॉस्ट आ रहा है ये भी लोड फैक्टर से पता चलता है। ठीक, तो एक बढ़िया सा सवाल आया हुआ था, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है, एक अलग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह के पेपर का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा था। उसमें आपको ये पूछा हुआ था कि अगर लोड फैक्टर की वैल्यू हाई हो जाएगी तो जो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट होगा एनर्जी जनरेशन का वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। शायद ये सवाल मैंने आज के सेशन पर रखा हुआ है, तो उसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर। अब आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज द एवरेज पावर 1440 मेगावाट आवर, 1440 मेगावाट आवर दिया है ना, ये ध्यान रखिएगा, पर डे के फॉर्म में दिया है, तो मतलब 24 घंटे का टाइम पीरियड के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखा है लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन। ठीक, तो मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज लोड यानी 1440 मेगावाट डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर आपको 0.5 दिया है। एक चीज़ अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्या, इंटू 24। आपको पर डे के फॉर्म में दिया है, तो वो टाइम पीरियड जो है 24 घंटे का वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आपका आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ही यही पॉइंट है जहाँ पर मिस्टेक हो सकती है किसी से, ठीक है, तो इसको हमको ध्यान देना, वो पर डे को मिस नहीं करना है। तो 1440.5 और 24, 24 का आधा हो गया 12,
और 12 और 12 144 होता है, 12 12 144 और 0, तो 120 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 2 इसी के साथ होता है कंप्लीट। लेट अस टेक द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा सवाल आप सबके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पावर प्लांट विथ 80 मेगावाट कैपेसिटी हैज अ पीक लोड ऑफ 60 मेगावाट, लोड्स विद द मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ इतना आर कनेक्टेड टू द प्लांट, डाइवर्सिटी फैक्टर बताओ कितना है। ऐसे फैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं जेई के पेपर के लिए, ये सब सवाल अच्छे हैं। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जेई एग्जामिनेशन का, एसएससी में 2 पेपर होते हैं, बाकी सब में तो नॉर्मली एक पेपर ही रहता है। तो आप जेई बेसिस के अगर एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चंस एकदम आइडियल है। पीजीसीआईएल बोल लो या एसएससी पेपर 1 की बात कर लो, एसएससी पेपर 2 के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करते हैं। तो व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर? So the diversity factor is given as the sum of individual maximum demand, एक एक का अलग अलग सेपरेट मैक्सिमम डिमांड का सम अपॉन द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 डेटा है, इसमें से सही डेटा कौन सा है, इसमें से करेक्ट डेटा कौन सा है कि मैक्सिमम डिमांड प्लांट की पूरी कैपेसिटी या प्लांट का मैक्सिमम डिमांड। तो राइट इसमें सही क्या होगा? मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट, पावर प्लांट जो है इसका मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, पावर प्लांट, अब जैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स कितने के ये गिवन है यहाँ पे 30 और 20 50 60 70 75 75। तो मैं लिखूंगा डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट में या पावर स्टेशन में। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसमें और इसमें क्या सेलेक्ट करूं? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मैक्सिमम डिमांड है ही नहीं, ये तो आपको ओवरऑल कैपेसिटी बताया हुआ है। तो कैपेसिटी थोड़ी ना पुट करोगे आप पुट करोगे उसको 60 मेगावाट को, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.2 दिख रहा है मुझे, 1.2 के आसपास कुछ दिख रहा है, 6 2 12, हाँ ठीक है 1.2, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये दिख रहा है। अब इसको समझने का थोड़ा सा और तरीका, अगर आप इस डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं तो इसका आंसर करना और आसान रहता है। 2 गलत ऑप्शंस को पहले ही हटा सकते थे आप। कैसे? चलो इसका कारण बताता हूँ। जब आप लिखते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट, तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो है इनकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, और बड़ी हो सकती है तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा इन एवरी केस। ठीक है, नॉर्मली सभी कंडीशन में डीएफ की वैल्यू जो होती है डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो लोड फैक्टर में मैंने आपको बताया था स्मॉलर देन 1 होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 का कंडीशन है तो यहाँ पर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो होगी वो वैल्यू हायर रहेगी, और डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपको कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन ऑफ 1 यूनिट जो है वो बताता है कि 1 यूनिट का पावर जनरेशन जो है उसके पीछे कितना कॉस्ट वहां पर लगता है। ठीक, तो उस कॉस्ट के केस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो डाइवर्सिटी फैक्टर का ज्यादा होना या कम होना कौन सा आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बताएगा। ठीक, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन उतना कम होगा, ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो मतलब कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन पर यूनिट उतनी लेस होती चली जाएगी। ठीक है, लोड फैक्टर का केस का मैं आपको क्वेश्चन जब आएगा उस समय बताऊंगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, मतलब ऑप्शन ए और बी तो पहले ही गलत थे, इसको तो सोचना ही नहीं था हमको सिर्फ सी और डी में से सेलेक्ट करना था सॉल्व करके। क्लियर है इसका कंसेप्ट? छोटा सा आपको डाइवर्सिटी फैक्टर अलग अलग कंडीशंस के लिए पूछ सकता है कि होम यूज के लिए पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए पूछ सकता है, लाइटिंग कंडीशंस के लिए पूछ सकता है कि किस रेंज में वेरी करती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर हाउस होल्ड यूजेस की अगर बात हो, हाउस होल्ड यूसेजेस की बात हो तो ये 1.2 से 1.3 के बीच में वेरी करता है। हाउस होल्ड यूसेज के लिए 1.2 से 1.3। कॉमर्शियल के लिए अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शियल के लिए ये 1.1 से 1.2 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड यूसेजेस का 1.2 से 1.3, कॉमर्शियल के लिए 1.1 से 1.2, और लाइटिंग्स के लिए ये 1.5 के आसपास भी वेरी करता है। लाइटिंग पर्पस के लिए 1.5,
से लेके लगभग 2 तक भी जाता है, इसकी वैल्यू 2 के आसपास तक भी जाती है डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है बेसिक से, अगर सपोज कर लो इससे क्वेश्चन आ गया तो ये आप डेटा से डायरेक्टली बता सकते हो। जो फैक्चुअल डेटा बेस क्वेश्चन रहता है वो इस टाइप से आप हैंडल कर सकते हो इससे। ठीक है, चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट अब इसी के साथ, और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हम लोग, इसी के साथ लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावाट, लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट जो है वो 60% है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था लोड फैक्टर जब ऐसे परसेंटेज में दिया करे तो आप उसको 0.6 के फॉर्म में यानी फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो आपको 50% दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर कुछ याद रखने जानने वाली बात है, समझते हैं अभी इसको। देखिए, रिजर्व कैपेसिटी सबसे पहले तो आपको पूछा है, रिजर्व कैपेसिटी का कंडीशन क्या होता है कि प्लांट की ओवरऑल जो कैपेसिटी है और माइनस मैक्सिमम डिमांड उस समय कितना चल रहा है वो देख लीजिए, कि ओवरऑल उस समय नहीं, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितना होता है उस हिसाब से आप समझते हैं, तो उस पर बाद में आएंगे। देखिए, रिजर्व कैपेसिटी जो है, रिजर्व कैपेसिटी जो है दैट इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ऐसा आप इसको लिखते हैं, बेसिक फॉर्मूले आपको पूरे पता होने चाहिए इसके। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर कितना है यहाँ पे, 50 मेगावाट है, दिया हुआ एक डेटा आपको, तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो है 50 मेगावाट। तो मतलब मैक्सिमम डिमांड तो पता चल गया हमको, अब बस प्लांट कैपेसिटी तक पहुंचना है आपको। ठीक है, लिखा हुआ द लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट, लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 0.6 एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF इज 50%। जो भी फैक्टर है आप उसको ऐसे परसेंटेज के फॉर्म से हटा के 0 पॉइंट के समथिंग पे लिखिएगा। ठीक, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पे आते हैं सबसे पहले। तो चलो लोड फैक्टर तो छोड़ दो, पहले प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग लिखते हैं, क्या इसको भी एवरेज लोड के फॉर्म में लिखते हैं क्या? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के लिए मैंने यहां पर लिखा कि देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल अगर टर्म्स में बोले तो एनुअल एनर्जी जनरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन जनरेटेड, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि भाई एनुअल एनर्जी कितना हम जनरेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम कितना हम जनरेट कर सकते थे ओवरऑल। लेकिन इसको हम एवरेज, मैंने एवरेज लोड लिख दिया, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, दिस इज नॉट एवरेज लोड, दिस इज एवरेज डिमांड। ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट, एवरेज लोड नहीं, यहाँ पर एवरेज डिमांड होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट कैपेसिटी। ठीक, तो एवरेज डिमांड के फॉर्म में आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कैपेसिटी इसको देखते हो। अब ये एवरेज डिमांड या एवरेज लोड जो है ऑब्वियसली एक ही फॉर्म में मैं इसको देखूंगा, और इसका कैलकुलेशन जो है ये क्या कहाँ से होगा, इसके कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए पता है, ये लोड फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो हेल्प करेगा। तो टोटल आपके इस क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले लगने वाले हैं, अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे लोड फैक्टर, क्योंकि ये तो मिसिंग है ना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी पूछा है क्वेश्चन में, फैक्टर दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी हमको चाहिए अपने क्वेश्चन में, दो डेटा मिसिंग है, तो एक तो निकाल सकते हैं किससे, लोड फैक्टर से। कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट देखे थे हम लोग, एकदम मस्त इजीली बनेगा आपसे। तो मैक्सिमम डिमांड आपको 50 मेगावाट दिया है, लोड फैक्टर आपको दिया है 0.6, कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, अब पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिया है, आपको इसी ऑर्डर में उल्टा चलना है, आपका सोल्यूशन जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लोड फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लोड फैक्टर में हम लोग पुट कर देते हैं 0.6, दैट इज इक्वल्स टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितने का है, 50 मेगावाट का है, 50 का। तो आपके पास एवरेज डिमांड जो है वो कितने का आ गया, 50 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 30 मेगावाट। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर आप सभी को? तो पहला पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एवरेज डिमांड। सेकंड पे आते हैं, एवरेज डिमांड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, पीसीएफ आपको दिया हुआ है इसको पुट कर दीजिए, प्लांट की कैपेसिटी जो है वो मिल जाएगी आपको। चलिए फिर नेक्स्ट पे हम लोग प्लांट कैपेसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, सो नाउ प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। एवरेज डिमांड कितने का है, 30 मेगावाट्स का है, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया आपको,
0.5 पुट कर दीजिए। 30 का आधा होता है 15, 15। तो प्लांट कैपेसिटी भी हमको पता चल गया 15। ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत है, आधा यहाँ नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई में होता तो ऐसा होता है। यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। 15 नहीं होगा, 30/1/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी 60 मेगावाट। दिस विल बी 60 मेगावाट। ये प्लांट की कैपेसिटी निकल के आ गई यहाँ से। ठीक, अब लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है? आपको रिजर्व कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अब आप देखेंगे कि रिजर्व में कितना है अपने पास। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू योर प्लांट कैपेसिटी, यानी कि प्लांट की टोटल कैपेसिटी कितने की है, तो 60 मेगावाट की है, माइनस मैक्सिमम डिमांड कितना है उसके ऊपर, तो मैक्सिमम डिमांड 50 का है। तो आपकी रिजर्व कैपेसिटी जो है, रिजर्व कैपेसिटी जो है दैट इज ऑफ 10 मेगावाट। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर गलती कर देते हैं कि 60 मेगावाट को आंसर छोड़ देते हैं। 60 मेगावाट तो पूरे प्लांट की टोटल कैपेसिटी है ना, वो नहीं पूछा आपको। आपको पूछा रिजर्व कितना है, तो भाई हम मैक्सिमम डिमांड 50 लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो तो 60 की है ना, तो पूरा 60 नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें से 50 को रखे हैं एज अ मैक्सिमम। 10 मेगावाट हम रिजर्व पे रखे हुए हैं कि कुछ इमरजेंसी कुछ ऐसा हुआ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर ना 10 है। देखिए आपको ऑप्शन में 60 भी दिया है और 30 भी दिया है। कैलकुलेशन के दौरान ये दोनों डेटा आपको दिखा था, बट कहीं पर भी अगर थोड़ा सा कंसेप्ट मिस करेंगे तो उसी को आंसर बता देंगे और वहां पे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा सवाल ऑन स्क्रीन लेकर के आते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इस पे लिखा हुआ है 25 MVA 33 kV का ट्रांसफॉर्मर है, पर यूनिट इंपीडेंस 0.9 है। ठीक है, अब उसके आगे लिखता है द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ द न्यू बेस 50 MVA, और ये भी चेंज हो गया, इसका वोल्टेज भी अब 11 kV दिया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा? ठीक है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Z पर यूनिट न्यू, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा इसको? दिस इज इक्वल्स टू Z पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड विद, कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जिन पे एकदम प्रॉपर हमको कमांड रखना जरूरी है। तो मल्टीप्लाइड विथ इट्स MVA रेटिंग, MVA रेटिंग अपॉन MVA रेटिंग। मैक्सिमम लोग पूरा फॉर्मूला आते हुए भी गलती कहाँ करते हैं पता है? कि ओल्ड को ऊपर लिखना है कि ओल्ड को नीचे लिखना है, उसी में गलती कर देते हैं। तो ये पॉइंट ना आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। न्यू अपॉन MVA रेटिंग ओल्ड अपॉन MVA रेटिंग ओल्ड मल्टीप्लाइड विथ, अब वोल्टेज की रेटिंग देख लेते हैं यहाँ पे, V/V भी यहाँ पे लिखूंगा मैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी ओल्ड न्यू में खूब कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें उल्टा रखेंगे आप, ओल्ड डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग न्यू का स्क्वायर। कभी कभी स्क्वायर भी भूल जाएंगे कि स्क्वायर उधर या इधर। ये टोटल इसका कंप्लीट फॉर्मूला है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन होता है। बट आज की क्लास में मैं आपको प्रॉपर इसके फॉर्मूले के हिसाब से बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरा का पूरा डेटा ना एक बार में इसके अंदर आप पुट करेंगे, पूरा सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, तो Z पर यूनिट न्यू अगर आप निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी Z पर यूनिट ओल्ड कितना है आपके पास, पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ 0.9। ठीक, मल्टीप्लाइड विथ MVA न्यू MVA ओल्ड। MVA न्यू आपको 50 दिया है, ओल्ड आपको 25 दिया हुआ है, यानी कि 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड विथ V ओल्ड V न्यू, V ओल्ड कितना है 33 डिवाइडेड बाई 11। इसका स्क्वायर है तो एक बार और मैं कर देता हूँ, 33/11। ऐसा क्वेश्चन है। 11 3 जा 11 3 जा, 2 टाइम्स 3 और 3 आ गया, तो ये हो गया अपने पास 0.9 इंटू 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 मल्टीप्लाइड विथ 0.9, 18 इंटू 0.9, ये आपका Z पर यूनिट न्यू आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड विथ 0.9। कौन सा वाला डेटा इसके अंदर से राइट दिख रहा है आपको? 16.2 का जो डेटा है, 1 से छोटी वैल्यू है ना, थोड़ा सा कम करेगा उसको, तो दैट विल बी अराउंड 16.2 आंसर। ठीक, 16.2 जो है पर यूनिट, दिस शुड बी और राइट आंसर। देखिए सोल्यूशन कितना सिंपल हो गया, एक बस एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है या वैसा ही रहता है। अब यहाँ से जो बच्चे BARC वाले हैं वो एक्टिवेट हो जाइए, BARC और SSC JEE पेपर 2, ये दोनों बच्चे जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा इस पॉइंट से। ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली उनके लिए है जो BARC के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
या फिर एसएससी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं? ये दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी पेपर 1 वालों के लिए नहीं है ये सवाल, ये उससे बड़ा क्वेश्चन है। और पीजीसीएल वालों के लिए भी स्पेसिफिकली नहीं है ये उतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट फॉर्मेट आप चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 2 सिंगल कोर पावर केबल्स हैव अ टोटल कंडक्टर रेजिस्टेंस। इस सवाल को एकदम जितना बड़ा दिख रहा है ना आपको, एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन इसका। लिखा हुआ है 2 सिंगल कोर का पावर केबल्स हैविंग the total conductor resistance of 0.7 ohms and 0.5 ohms respectively, and their insulation resistances between the core and sheath are 600 mega ohms and ठीक है respectively. When the two cables are joined in series, रेशियो उनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू कंडक्टर्स का कितना होगा? देखिए क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, देख के भले इतना बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन की फीलिंग जो है उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर हमको बोलता है कि 2 कंडक्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसा सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए 2 कंडक्टर्स मैं बना लेता हूं सबसे पहले तो। अच्छा, ये 2 कंडक्टर्स के साथ एक और सीन है, ऐसा सीन है। तो इनका कोर भी है यहाँ पर साथ में, और जो बाहर का इंसुलेशन का जो सेक्शन है, शेथ वाला सेक्शन जो है वो तो है ही है। ये देखिए ऐसा एक कंडक्टर, अब इसी का दूसरा कंडक्टर भी बना लीजिए। ठीक है, बोलता है कि हमारे पास ऐसे 2 कंडक्टर्स रखे हुए हैं, इनको सीरीज में जोड़ना है। ठीक, अब फंडामेंटल समझिएगा इसका एकदम ध्यान से मस्त तरीके से। इन कंडक्टर्स का जरा फ्रंट व्यू देखते हैं। इसमें से किसी एक कंडक्टर का फ्रंट व्यू देखिए आप, कि ये सामने से दिख कैसा रहा है। थोड़ा अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस करेंगे, थोड़ा अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे, तो एक सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ये आपको कोर सेक्शन दिखाएगा। ठीक है, जो मेन जो कोर सेक्शन होता है वो, और ये जो बाहर का जो सेक्शन है दैट इज शेथ पोर्शन। ये समझ गए आप? तो जब इस कंडक्टर से मैं सप्लाई प्रोवाइड करता हूं, तो जो सप्लाई है मेरी, उसको कितने रेजिस्टेंसेस से होके गुजरना पड़ता है, कितने तरीके के रेजिस्टेंसेस से वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज माय कंडक्टर 1 या केबल नंबर 1, एंड दिस इज माय केबल नंबर 2। ठीक, तो जब मैं यहां से सप्लाई दूंगा, तो जो रेजिस्टेंस है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इस कोर के थ्रू ट्रैवल करने के समय एक रेजिस्टेंस दिखेगा, है ना। जो सप्लाई होगी उसको इस कोर के थ्रू ट्रैवल करने में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। ये देखिए, अब इनके रेजिस्टेंसेस को मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक रेजिस्टेंस जो है इनको कौन सा मिलेगा, इसके कोर के थ्रू जाते हुए, ये इसको मैं ऐसे रजिस्टर के फॉर्म में दिखाता हूँ। ठीक है, जो इसके पूरे लेंथ के हिसाब से वेरी करेगा। यहां पर भी होगा वैसे, लाइक दिस। तो इसको मैं बोलूंगा कोर रेजिस्टेंस, इसको, इसी को मैं बोल रहा हूं यहां पर कोर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को यहां पर फॉर्मुलेट किया है एज अ कोर रेजिस्टेंस। अब एक बार बेसिक समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा, आपको हंसी आएगी, आप बोलेंगे सर कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये दिस इज आवर कोर रेजिस्टेंस। अच्छा, और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है आपको? चलिए वापस इस पे आते हैं। अगला रेजिस्टेंस और कहाँ पे मिलेगा पता है? देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये आपके कोर से लेके शेथ के बीच में भी तो रेजिस्टेंस आएगा ना। कोर से लेके शेथ के बीच में इस लाइन पे भी रेजिस्टेंस दिखेगा। ये सब जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस पूरे में रेजिस्टेंस ऑफर होगा। इसकी थिकनेस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस भी उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है या लेंथ जो है जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा आर। ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? दिस विल बी माई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आर इन, या आर आई एन एस लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हाई रहेगी यहाँ पर। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसको मैं ये अगले पेज में आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से शो कर लेता हूँ। कैसे? ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ से शो करता हूँ पैरेलली ऐसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इनके बीच में भी यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिखा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, सिमिलरली इधर पर भी आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो करोगे, यहाँ पर भी आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो करोगे। ठीक, तो कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 दोनों की सिनारियो समझ गए आप। अब क्वेश्चन का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए पुट करना कितना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के डेटा पे आते हैं।
तो क्वेश्चन के डेटा में बोलता है दो सिंगल कोर पावर केबल्स है, कंडक्टर के रेजिस्टेंसेज जो है, कंडक्टर रेजिस्टेंस जिसको मैं कोर रेजिस्टेंस लिखा हूँ दैट इज गिवन एज कंडक्टर रेजिस्टेंस 0.7 ओम और 0.5 ओम, दो अलग अलग कंडक्टर्स के, ठीक। और बोलता है उन्हीं का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है कोर से शेथ के बीच का, एक का 600 मेगा ओम्स है और दूसरे का 900 मेगा ओम्स है। अब आपको बोलता है कि बताइए दोनों केबल को जब साथ में जोड़ देते हैं सीरीज में, तो रेशियो ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू कंडक्टर रेजिस्टेंस 10 के पावर 6 पे कितना होगा। देखिए इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए सीरीज में, जैसे ही मैं सीरीज में ज्वाइन करूंगा कैसी सर्किट दिखेगी मुझको, जो सर्किट मेरे पास आएगी इट विल बी लाइक दिस। देखिए फर्स्ट कंडीशन में मुझको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, लिख देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है पहले वाले का वो 0.7 है, 0.7 इंसुलेशन नहीं है, सॉरी दिस इज अ कोर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोर के अंदर का रेजिस्टेंस है 0.7 ओम, और इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितनी है 600 मेगा ओम्स दिया हुआ है। सेकंड वाले के केस में कितना दिया हुआ है, बोलता है कि यहाँ का कोर रेजिस्टेंस 0.5 है, जबकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो सेकंड केस में मुझे बोलता है कि इसकी कोर रेजिस्टेंस है 0.5, जबकि इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है 900 मेगा ओम्स, इट इज 900 मेगा ओम। अब सर्किट आपको क्लियर समझ में आ गया किस टाइप का सर्किट है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या बोलता है, देखिए अब आपको बोलता है द रेशियो ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू कोर रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, अगर 10 के पावर 6 यानी कि मेगा ओम्स के पावर में देखूं तो कितना आना चाहिए। बड़ा सिंपल है यार। अब देखिए आपका जो कोर रेजिस्टेंस है, इनको मैं हटा दूं इंसुलेशन वाले को, तो ऊपर वाला पूरा कोर रेजिस्टेंस है ना, तो मतलब कोर रेजिस्टेंस को सीरीज में दिख रहा है आपको, ऐड करोगे तो कोर रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 0.5। सर्किट मत सॉल्व करने लग जाइएगा, आप समझिएगा कि आपको जब कोर रेजिस्टेंस पूछेगा तो इन दोनों को नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों आपको सीरीज दिखते हैं। वैसे ही जब आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछेगा तो इनको छोड़ दीजिए, ये दोनों हिस्सा आपको पैरेलल में दिखाई देगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो कोर रेजिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 0.7 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.2 मेगा ओम्स, और वैसे ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 600 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 900, 9 6 और 9 और 6 15, हाँ तो ये हो जाएगा 360 360, लेकिन सब मेगा में चल रहा है भाई, सब का सब जो है डेटा आपका वो मेगा ओम्स के 10 का पावर 6 के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब मुझे रेशियो पूछा ना, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया 360 और ये हो गया मेरे पास 1.2, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये मेरे पास आ गया 300 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आंसर मेरा है 300:1 का रेशियो, अगर 10 के पावर 6 में पूछा गया तो। यही सवाल था पूरा। देखिए आंसर कितना इजी है इस क्वेश्चन का आंसर यार, एक बार बस आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, ठीक है। तो 300:1 इज द राइट आंसर। जो वहां पर डेटा आ रहा था आपका 360 3 4 5 6 7, इतना बड़ा ऐसे आता 6 के पावर में रखते, तो इसीलिए अच्छा किया था कि यहाँ का 6 का पावर दे रखा था पहले ही। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। 7वां सवाल लिखा हुआ है द वैलिड पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंसेस, द वैलिड पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ अ 220 वोल्ट केवी फुल्ली ट्रांसपोज्ड 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बस देख लीजिए आप। आपको एक तो बैलेंस सिस्टम, और बैलेंस सिस्टम में आपको 3 फेज में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के बारे में पूछा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के बारे में पूछा है यहाँ पर, ठीक। चलिए बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे एक्स एस एक्स एस एक्स एस, ये क्या चीज़ है भाई, ये सेल्फ रिएक्टेंस है, सेल्फ इंड्यूस्ड रिएक्टेंस जो है लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का, ये वो है। और इन दो लाइनों के बीच में क्या रहेगा आपस में, तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड रिएक्टेंस, म्यूचुअली इंड्यूस्ड रिएक्टेंस, उसको मैं एक्सएम से शो कर देता हूँ ताकि फंडामेंटल मुझे पता रहे जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो। क्लियर यहाँ तक। तो म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस बिटवीन द लाइंस, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। अब इनका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट अगर मुझे बताना है और नेगेटिव सीक्वेंस बताना है तो मैं लिखूंगा x1, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस बता रहा हूं तो मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू, देखिए तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड रिएक्टेंस, ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड रिएक्टेंस, किस फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग,
तो इसको लिखते हैं हम लोग एक्स एस सेल्फ इंड्यूस्ड रिएक्टेंस माइनस एक्स एम। पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला ठीक है। चलिए नेगेटिव के लिए लिखता हूँ x2 इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एम, इसमें भी सेम है। अच्छा तो फिर जीरो के लिए भी लगता है सेम होगा। जीरो के केस में हो जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एम। यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा बताइए। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसा रहेगा, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको हाईलाइट किया मैंने मार्क करके कि आपको ये ध्यान में रहे, यहाँ माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। और इसी से एक और चीज़ निकल के आती है यहाँ पर कि जब जब हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस से कम 3 गुना के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स के आसपास बड़ा होता है। ठीक है, इस कंडीशन पर तो और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स तो इक्वल आएंगे यहाँ पर। तो मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढिए जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस दोनों बराबर हों और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट उनसे बड़ा दिखे हमको एट अप्रोक्सीमेटली 2-3 टाइम्स के आसपास, तो 3 गुना के आसपास। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है, इस ऑप्शन में सब बराबर दे दिया, तो ये गलत है। यहाँ सब अलग अलग वैल्यू के दे दिए, नहीं दो कंपोनेंट्स तो आपके इक्वल आएंगे यहाँ पे। तो सी ऑप्शन जो है दिस इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, यहाँ बस फंडामेंटल आप समझ गए ना, बन जाता क्वेश्चन आपसे। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। 7 क्वेश्चन आपने बना लिया बढ़िया तरीके से, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा सवाल जो है वो आ रखा है, बट बन जाएगा, एकदम मस्त तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। लिखा हुआ है 20 MVA का 11.2 kV 4 पोल 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटर है। इनर्शिया कांस्टेंट उसकी दी हुई है कितनी, 15 मेगा जूल पर MVA। इनर्शिया कांस्टेंट H की वैल्यू है 15 मेगा जूल पर MVA। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट पावर्स कितना दिया हुआ है इसका, इनपुट पावर आपको दे रखा है 15 मेगावाट और पी आउट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मेगावाट। ओके, 10 मेगावाट्स। ठीक, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इन मैकेनिकल डिग्रीज पर स्क्वायर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन मैकेनिकल डिग्रीज में पूछा है, मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करवाऊंगा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, फिर ग्रेजुअली मैकेनिकल पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो एच की वैल्यू इतनी गिवन है, इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 MVA, 20 MVA की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटर का कंडीशन है, इनर्शिया कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्विंग इक्वेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, स्विंग इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग इक्वेशन आई कैन से m d स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आई कैन से कि pm माइनस pm साइन डेल, pm माइनस pm साइन डेल, यानी कि टोटल डिमांड माइनस ये वाला पोर्शन कौन सा है, दिस इज द पावर जनरेटेड। तो टोटल डिमांड माइनस पावर जनरेटेड के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है। चलिए ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा मशीन जो है वो रोटेशन कर रहा है और एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जरूर उसके पास कुछ एडिशनल पावर बची होगी या कुछ एक्स्ट्रा या एक्सेस पावर होगा जो उसको एक्सेलरेट करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक, तो पहले उसका पता लगाते हैं, फिर यहाँ पे इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेश पेज में एकदम बढ़िया से इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि पहले मैं डेल ऑफ पी जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों दिया, 15 मेगावाट इनपुट दे रहे थे लेकिन बाहर 10 मेगावाट मिल रहा है, मतलब 5 मेगावाट एक्सेलरेशन में इस्तेमाल कर रहा है हमारा मशीन। ठीक, तो डेल पी की वैल्यू जो है वो 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5 मेगावाट्स की आती है। ठीक है, यही पावर जो है वो एक्सेलरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेलरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका कि एक्सप्रेशन आप डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, राइट है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन में यूज कर रहा है, हमको पता है कि m की वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज जी एच अपॉन 180 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। अच्छा ठीक, g भी है, h भी है, सारा चीज है। तो यहां पर जब हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 5 मेगावाट यानी कि 5 डिवाइडेड बाई m, 5 इंटू 10 का पावर 6 मेगावाट है तो डिवाइड बाई m के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और m का पूरा एक्सप्रेशन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो देयर फोर वी विल से इट इज 5 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई m, मतलब ये 180 f तो उठ के ऊपर चला गया, इंटू 120
इंटू 180 अपॉन इंटू 50 डिवाइडेड बाई जी एच। जी एच क्या है? देखिए क्वेश्चन में इसकी कैपेसिटी हम लोगों को मिली है 20 MVA की, और एच की वैल्यू 15 मेगा जूल्स के फॉर्म में है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 20 इंटू 15। ठीक है, तो 20 है तो उसको 10 का पावर 6 लिखना पड़ेगा हमको। 15 तो चलो मेगा जूल पर मेगा के फॉर्म में, बट यहाँ पे 10 का पावर 6 कहीं पे एडजस्ट कर दूंगा, ये इसके लिए है। ठीक है, 20 के लिए, 15 के लिए नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 20 0 0 ये कट गया, 10 का पावर 6 दोनों जगह से हट गया, 20 हो गया 0 0 2 9 0, 90 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 9 5 45, 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 15। ठीक, तो ये डेटा आपको कितना दे देगा वैल्यू? ये 150 के आसपास का वैल्यू देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 कट गया ना, हाँ, ये 150 के आसपास का डेटा दे रहा है। एक बार आप लोग कैलकुलेटर से जरूर से चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है दिस इज 150। तो क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है क्या अपना? ये आंसर नहीं है यार। 150 जो आपका आया वो किस फॉर्म में है, पहले उसको समझिएगा। ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रिकल डिग्रीज दे रहा है। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। और सवाल में ना आपको इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल डिग्री के फॉर्म में पूछा है, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, और पर स्क्वायर सेकंड के फॉर्म में हमको मैकेनिकल डिग्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पर स्क्वायर सेकंड। कैसे कन्वर्जन होता है? कल या परसों का मशीन का सेशन अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी मैंने लिखवाया हुआ है इसका फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे थीटा ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन 2 इंटू थीटा एम। ठीक, अच्छा, ऑल्टरनेटर के केस में अगर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो थीटा एम की वैल्यू जो है मैकेनिकल डिग्रीज जो है वो कैसे हो जाएगा? दैट विल बी थीटा ई अपॉन पी बाई 2, यानी कि थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। तो थीटा इलेक्ट्रिकल है अपने पास 150 इंटू 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। कैंसिल आउट कर लीजिए, 150/2 बचेगा आपके पास, दैट इज समवेयर इक्वल टू 75 मैकेनिकल डिग्रीज पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, 75 मैकेनिकल डिग्रीज पर स्क्वायर सेकेंड। बिना किसी संदेह के ये सवाल का आंसर 100% सही है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में होना ही चाहिए ऑप्शन, बिल्कुल है बी ऑप्शन पे। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन किया था बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, मैकेनिकल डिग्री में आखिरी कन्वर्जन, कई बार पूरा सब सॉल्व कर लेते हैं, कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, वो 150 को आंसर पुट कर देते हैं। अच्छा है कि अच्छा दिया है सवाल में, देखो 150 भी दिया हुआ है, तो आपके हर एक कन्फ्यूजन का वहाँ पे एक गलत आंसर जो है वो अवेलेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के साथ। अगला सवाल लिखा हुआ है 3 फेज बैलेंस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ लोड शोन इन द फिगर बिलो। द फेज सीक्वेंस इज RYB और रेशियो ऑफ IB अपॉन IR इज हाउ मच? ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप सभी की कॉपी में होगा और हम लोग अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं एकदम मस्त फटाफट से। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस पर अप्रोच लाइन जो होगा हमारा वो कैसा चलेगा। बहुत ही मस्त सा बढ़िया सा सवाल है ये भी। ये सब जितने भी BRC और पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं आपके लिए आखिरी के 3 जो क्वेश्चन थे 7 8 9 वाले खास तौर पे, और जो मैंने एक बताया था, तो उसको आप बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल में क्या पूछा हुआ है? 3 फेज बैलेंस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड। अच्छा, तीनों जगह पे बैलेंस सिस्टम का वोल्टेज है। ठीक, शो इन द फिगर बिलो। फेज सीक्वेंस RYB है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। ठीक है, तो रेशियो IB अपॉन IR कैसा होगा? अच्छा ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ बेसिक सिचुएशन यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ इनके बीच का वोल्टेज जो है VRN, V, अच्छा फेज वोल्टेज पहले लिखता हूँ ना, RN तो फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, तो अंदर लिख लेता हूँ इसको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ VRN, ये ज़्यादा ठीक है, VYN, VBN। ये तीनों फॉर्म में मैंने इसका फेज वोल्टेज जो है एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, VRN, VYN, VBN। ठीक, अब इनकी मैं लाइन वोल्टेजेस जो है उसको एक्सप्रेस करूंगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले मैं देखूं कि फेज वोल्टेजेस का जो रिलेशन है एक दूसरे से उसको कैसे दिखा सकता हूं मैं। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले हमारा जो बेस है, मतलब जो बेसिक कंडीशन है, दैट इज VRN। इसको मैं लिखूंगा V फेज एट एन एंगल 0 डिग्री। फेजर के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो रेफरेंस फेजर मेरा यही है। सेकेंड केस में मैं लिखता हूँ VYN इज इक्वल्स टू V एट एन एंगल 120 डिग्री पीछे उससे। ठीक,
और वी बी एन के केस में लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू वी फेज, RMS फॉर्म में सब चीज़ है, प्लस 120 डिग्री, +1 लिखो, -240 लिखो, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक आइडियल सिचुएशन है। अब मैं इनकी लाइन वोल्टेजेस पे आता हूँ, और देखिए जो मुझसे करंट पूछा है ये सब लाइन करंट है, IB IY इस सब के फॉर्म में जो पूछ रहा है, दे आर ऑल द लाइन क्वांटिटीज। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट है, स्टार का कनेक्शन है, तो इसको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ तो क्या वैल्यू पुट करूँ फिर, चलिए, तो आई विल राइट IR इज इक्वल टू, भाई अगर मुझे इस ब्रांच की करंट फाइंड करनी है, लाइन करंट, तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ का लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई यहाँ का इम्पीडेंस, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ का लाइन वोल्टेज मुझे पुट करना है, स्टार की कंडीशन है, सारा चीज़ बैलेंस्ड है, और मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, VRB है ना, ठीक, अपॉन जो भी है उस Z का, जो भी Z है क्या है, J10 माइनस J10 ओम्स। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है समझिएगा, लाइन करंट और फेज करंट तो सेम है, लेकिन वोल्टेज लाइन और फेज अलग अलग है ना, स्टार कंडीशन है, √3 टाइम्स के फॉर्म में डिफरेंस है, तो आपको इस लाइन वोल्टेज को उसके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो मतलब आप इसको लिख लो VRN माइनस VBN होल डिवाइडेड बाई -J10, एकदम आराम से आपको समझा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस IR का एक्सप्रेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। देखिए VRN और -VBN को आप क्या लिखें, VRN इज इक्वल टू V एट एन एंगल 0 डिग्री, और VBN को आप लिखें V एट एन एंगल +120 डिग्री, डिवाइडेड बाई -J10, J ऑपरेटर 90 डिग्री के फेज शिफ्ट को शो करता है, और मैं सबको पोलार में लिख रहा हूँ तो इसको भी पोलार में लिखूंगा, लेकिन चूंकि -J है इसलिए मैं -90 डिग्री यहाँ लिख रहा हूँ। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ वॉट, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ IR। ऐसा एक और एक्सप्रेशन आप बनाइए, ऐसा एक एक्सप्रेशन आप और बनाइए, किसका, चलिए सेकंड एक एक्सप्रेशन और बनाते हैं फॉर IY। तो IY को कैसे लिखेंगे आप, VYB अपॉन यहाँ पे कितने का इंपीडेंस है, +J का, +J10। तो VYB क्या है, अगेन इट इज अ लाइन वोल्टेज, और मुझे किस फॉर्म में इसको लिखना चाहिए, फेज वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगा VYN माइनस VBN डिवाइडेड बाई +J10। तो भाई VYN क्या है, VYN है V एट एन एंगल -120 डिग्री, माइनस VBN क्या है, VBN है V एट एन एंगल +120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एट एन एंगल +90 डिग्री। अब दोनों एक्सप्रेशन को जरा चेक कर लीजिए, सही है कि गलत है, -120 डिग्री +120 डिग्री, पूरा एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख के रखा है, इसीलिए कि आपको हर स्टेप समझ में आए, ठीक है, कोई शॉर्टकट वाला चक्कर नहीं, एकदम डायरेक्ट पूरा का पूरा देख लीजिए, एक बार समझ में आ गया तो फिर तो बहुत सारे शॉर्टकट बना लेंगे आप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट IY। अब चूंकि हमको शुरुआत से ही बता रखा है कि हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है, ये देखिए IR और IY दोनों आ गए ना, अब इसके आगे का एक्सप्रेशन देखिए जरा। अब आपको पहले ही बोल रखा है कि सिस्टम आपका बैलेंस है, तो आपको पता है कि बैलेंस सिस्टम के लिए IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल्स टू 0 होता है। ओवरऑल आपका अगर न्यूट्रल का यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको डायरेक्टली इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन पे आपको IB की वैल्यू चाहिए होगी, और IB की वैल्यू आप लिख सकते हो -IR प्लस IY। अगर मैं माइनस साइन को बाहर निकाल दूं तो ऐसा एक्सप्रेशन बन सकता है इसका, ठीक। चलिए अब IB के लिए इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड करके लिखिए जरा, माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया और अंदर देखिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, V एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस V एट एन एंगल 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एट एन एंगल -90, ठीक, प्लस V एट एन एंगल -120 माइनस V एट एन एंगल +120 डिग्री अपॉन 10 एट एन एंगल +90 डिग्री। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए एकदम मस्त तरीके से, इस वाले एक्सप्रेशन को एकदम जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 10 एट एन एंगल -90 यहाँ बचेगा, +120 और -120 ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और -120 V एट एन एंगल 120 जो है वो आपके पास यहाँ से बच जाएगा। एक बार चेक करके बताइएगा, तो आपके पास यहाँ से बचेगा V एट एन एंगल 0 डिग्री और V एट एन एंगल 120 डिग्री डिवाइड बाई 10 एट एन एंगल -90 डिग्री, ये IB की वैल्यू के फॉर्म में बचेगा आपके पास। V एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस V एट एन एंगल +120 डिग्री, ये वाला
ये वाला सॉरी ये बच रहा है, डिवाइडेड बाई 10 एट एन एंगल -90 डिग्री। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई बी। ठीक है, वैसे आप इन पूरे चीज़ को डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते थे। तो देखिए आई आर आई वाई आई बी सब आ चुका है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको सवाल में पूछा तो फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, तो रेशियो आई बी अपॉन आई बी डिवाइडेड बाई आई आर। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आपके पास आई बी की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करते जाइए, वी एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस वी एट एन एंगल 120 डिग्री डिवाइड बाई 10 एट एन एंगल -90 डिग्री। वहाँ ले जाके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोबारा टाइम वेस्ट होगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 1। तो मतलब इसका रेशियो जो है 1:1 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। कंप्लीट ये सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट बड़े पेपर्स के हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। 3 मार्क पेपर के हिसाब से इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, पॉसिबल है ऐसे सवाल आना। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मैंने आपको बताया। अगर ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया तो वैसे ही आप बना लेंगे। चलिए ठीक है, तो दिस वॉज आवर 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी और 10वें सवाल पर, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सेशन देर से आएगा आज, ये वाला वीडियो आप देर से देख रहे होंगे, एग्जैक्ट 1 घंटे पे शायद ये ना आ पाए, बट इंपॉर्टेंट था कि हड़बड़ी करके मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ भी समझा के नहीं जा सकता था। थोड़ा सा टाइम लेकर के मेरा ये था कि प्रॉपर हम समझ लें, फिर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हायर लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन। हाँ, इसी सवाल की मैं बात कर रहा था आपको, जब मैं लोड फैक्टर बता रहा था ना, उस समय यही बोल रहा था मैं आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसपे कि हमको समझना है। तो देखिए, इसीलिए मैंने उस समय आंसर नहीं बताया था। तो क्वेश्चन ये था कि आपको बोलता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है अगर लोड फैक्टर की वैल्यू हाई, लोड फैक्टर यानी कि एवरेज डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम डिमांड, और लोड फैक्टर की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी रहती है। ठीक है, ऐसा बताया था क्या कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। देखिए एवरेज डिमांड जो होगा वो कभी मैक्सिमम डिमांड को एक्सीड नहीं करता है नॉर्मली, तो उस कंडीशन में लोड फैक्टर की वैल्यू विल बी लेस देन 1। अगर ऐसा है तो लोड फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होती चली जाएगी, लोड फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होती चली जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन जो है वो लेस होता चला जाएगा। पर यूनिट जनरेशन का कॉस्ट जो है वो घटता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। और डाइवर्सिटी फैक्टर के केस में जस्ट उल्टा होता है, उसके लिए आंसर सी आता है फिर। ठीक है, कि भाई हायर की जगह लोअर हो जाए, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू में वो जो चेंज होगा वो जितना लोअर होता चला जाएगा, ठीक है, जितना लोअर होता चला जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर के केस में मैंने आपको बताया था ना, सॉरी, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होती चली जाएगी वहां पर भी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन जो होगा वो लेस होता चला जाएगा। ठीक है, वहां पर भी कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट जो है वो लेस होता चला जाएगा। ये वाला ये पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, तो लोड फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी आपका कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन उतना लेस होगा। तो पॉइंट क्लियर है। ये थे पूरे आज के 10 क्वेश्चन पावर सिस्टम के। आई होप एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा आपको ये सारा क्वेश्चन। इसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चन मिक्स थे, चाहे बीआरसी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, पीजीसीआईएल के लिए हो। तो आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन के हिसाब से बाइफरकेट करके वैसे क्वेश्चंस को देखिएगा। वैसे तो पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना सही होगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया तो मिल जाए कि ओवरऑल कैसे सॉल्व होना है, अप्रोच लाइन क्या रहेगा। अगले दिन यानी कि कल न्यू सब्जेक्ट के साथ फिर 10 कदम सीरीज जो है वो आएगा अगले 10 क्वेश्चंस के साथ आपके लिए। तो रेडी रहिएगा, देखते हैं कल का सब्जेक्ट जो है वो क्या होने वाला है। तो आज का सेशन अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं देखी, उस प्लेलिस्ट से सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अभी नहीं सॉल्व कर पाए, तो यहाँ पर आपको एंड पर प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, बढ़िया से क्वेश्चंस देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।